जाएंगे जब तक यहाँ के मुसलमान इस देश में है, नहीं तो यहाँ की वर्ण व्यवस्था तुम्हें फिर से डिवाइड कर देगी। जाति फिर आपको वो चमार, कुमार, साली, तेली, माली ये कर देंगे और वर्ण व्यवस्था के दायरे में आपको फिर से बिठा देंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 70 सालों में मैं कहूँगी कि आज की जो कांग्रेस है वो नेहरू के साथ खत्म हो चुकी है, और नेहरू की जो कांग्रेस थी वो गांधी की गोली के साथ खत्म हो चुकी थी। किस तरीके से बहुजनों का उद्धार हो पाएगा, जो बहुजनों के ऊपर लगातार अत्याचार चल रहे हैं उसके ऊपर बताएं। एक तो इस देश की पिछले 50 सालों की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो इस देश के पॉलिटिक्स में यहाँ पर एक अपर कास्ट और क्लास का झगड़ा हमेशा से ही चलता आ रहा है, जिसको लेकर बाबा साहब ने 1922 में एक बहुत बड़े आंदोलन को शुरुआत की थी, और अब तक वो आंदोलन अपनी चरम सीमा को प्राप्त नहीं कर चुका है। और ऊपर जहाँ पर आज जो लड़ाई चल रही है, फिर हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक माहौल गर्म है एनआरसी, सीए और एनपीआर को लेकर। तो उसमें एक डिमांड जो चल रही है कि यहाँ की कास्ट को काउंट नहीं किया जा रहा है, जो कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन के लिए कास्ट को यहाँ पर काउंट किया था प्रवर्ग के हिसाब से, जो कि यहाँ के 5000 सालों के रिकॉर्ड में इनजस्टिस को सामने जाना पड़ा था, शोषण की व्यवस्था को सामने जाना पड़ा था, उसको लेकर तो उसको काउंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ का पॉलिटिक्स उसको काउंट नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर फिर कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या अन्य फिर गठित दलों की सरकार हो, यहाँ हमेशा अपर कास्ट को लेकर ही बात हुई है। अपर कास्ट पॉलिटिक्स ने एक हेजो नेचर रखा है, जो कि यहाँ के घुमंतु हो, यहाँ के जहाँ पर अभी एनआरसी और सीए को लेकर 488 घुमंतु और आदिवासी जाति जनजातियाँ उसमें आती है, तो उनको इनजस्टिस हो रहा है, तो उसको लेकर बात नहीं हो रही है, तो उसको लेकर बात होनी चाहिए। और पिछले 50 सालों में 60 सालों में आरएसएस और भाजपा ने जिस तरीके से एक अलग ही पॉलिटिक्स, यहाँ पर एक रिलीजियस पॉलिटिक्स जो खड़ी कर दी है, धार्मिक मतभेद और गुटवादियों का जो राजकीय हेतु है उनको आगे लेकर आना, और फिर वहाँ से यहाँ के पूरे माहौल को खराब करने की जो कोशिश हो रही है, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। उसको लेकर हमें सबको, बहुजन अघाड़ी पार्टी से हैं और बहुजन के जितने भी लोग हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, उसका क्या कारण है? एक तो सबसे बड़ी बात, बहुजन शब्द को ही आप ले लो तो पिछले 5000 सालों के रिकॉर्ड्स को ले लो। अभी 4 दिन पहले मैंने फेसबुक पर हमारे महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा था कि यहाँ के हिंदू तब तक ही हिंदू कहलाए जाएंगे जब तक यहाँ के मुसलमान इस देश में है, नहीं तो यहाँ की वर्ण व्यवस्था तुम्हें फिर से डिवाइड कर देगी। जाति फिर आपको वो चमार, कुमार, साली, तेली, माली ये कर देंगे और वर्ण व्यवस्था के दायरे में आपको फिर से बिठा देंगे। इसलिए बहुजनों की भूमिका में बाबा साहब कहते थे कि यहाँ के बहुजनवाद को, यहाँ के वर्ग व्यवस्था को हमें अगर खारिज करना है तो हमें यहाँ के वर्ण व्यवस्था का जो बेस है उस जाति की मूल भूमिका को समझ लेना और उसको डिस्ट्रॉय करना, यानी एनालिसिस टू एनालाइजेशन कास्ट एंड फॉर डिस्ट्रॉयशन टू कास्ट, इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम सबको खुद को बहुजन कहलाते हैं। आप बहुजनों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन अगर उन्हों की बात करें तो उन्हों के अंदर तो बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं और नीची वाली जातियों से बात करना तक भी पसंद नहीं करती हैं। तो कैसे इन जातियों का आपस में मिलन हो पाएगा? एक तो सबसे बड़ी बात, यहाँ की वर्ण व्यवस्था जो कि पिछले 3000 साल पहले यूरेशियन कल्चर ने यहाँ पर डेवलप की, तो यूरेशियन कल्चर ने डेवलप करते वक्त यहाँ की जिसे हम कहेंगे कि कैपिटलाइजेशन को एक्वायर करते हुए यहाँ के कुछ लोगों के दिमाग में 7th लेयर में एक बात फिट कर दी कि आप ऊंचे हो और कुछ तबका नीचा है, लेकिन ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की मूल सिंधु कल्चर को लेंगे या बहुजन कल्चर को लेंगे तो यहाँ पर श्रमजीवियों का कल्चर है। तो हमें ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ की वैदिक जो मेटाबॉलिज्म है, जो ब्राह्मणिकल माइंड्स है, तो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी। कौन से ब्राह्मण माइंड की बात करते हैं? ब्राह्मण माइंड यानी जो वैदिकों वाला ब्राह्मण माइंड है। मैं ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जाति समुदाय अलग बात है और आइडियोलॉजी एक अलग बात है। जो आइडियोलॉजिकली खुद को इस्टेब्लिश रखना चाहते हैं, जो आरएसएस है, मैं कहूँगी ये ब्राह्मणिज्म जो है आरएसएस वाला ब्राह्मणिज्म है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आरएसएस वाले ब्राह्मणिज्म ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी की। तो हमें समझाना पड़ेगा कि ये कुछ 3.5% लोगों को अपने हाथ में यहाँ की सत्ता रखनी है और हमें गुलाम बनाए रखना, या इसलिए दिमागी गुलामी थोपी गई है। वो दिमागी गुलामी हमें 96% लोगों के सामने लानी पड़ेगी और उनको समझाना पड़ेगा कि ऑल आर इक्वल्स। किस तरीके इक्वलिटी की बात करते हैं? बाबा साहब बात करते थे, मान्यवर काशीराम बात करते थे, लेकिन आज पार्टियां, संगठन जितने भी बनते जा रहे हैं वो इक्वलाइजेशन की बात तो करते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑफ मंच पे चले जाते हैं। ऐसी अगर बहुजन समाज की बात करें, वो छोटी छोटी बातों को लेके अपनी पार्टियों को बदल लेते हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? एक तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 70 सालों में मैं कहूँगी कि आज की जो कांग्रेस है वो नेहरू के साथ खत्म हो चुकी है, और नेहरू की जो कांग्रेस थी वो गांधी की गोली के साथ खत्म हो चुकी थी। फिर इस कांग्रेस ने कैपिटलाइजेशन का एक्वायर करते हुए जनसंघ
जनसंघ जैसी पार्टियों को बढ़ावा दे दिया, क्योंकि इंदिरा जी ने लिया हुआ स्टैंड हम सबको पता है, जनसंघ जैसी पार्टियों को बढ़ावा दे दिया और वहाँ से जो पॉलिटिक्स चलता आ रहा है, तो यहाँ का एक अनसिक्योर तबका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनस्टैब्लिश्ड है। तो अनस्टैब्लिश्ड तबके को लगता है कि हमें कहीं ना कहीं तो ज़रूर हमें जस्टिस मिल जाएगा, इसलिए जस्टिस देने की अगर कोई भूमिका करता है, थोड़ा सा लगता है। और यहाँ का पॉलिटिक्स है ना, सिंपथाइज पॉलिटिक्स है, एम्पथाइज वाला नहीं है। तो सिंपथाइज पॉलिटिक्स के एंगल से फिर जहाँ पर लगता है कि हमें जस्टिस मिल जाएगा, वहाँ पर तबका चले जाता है। इसलिए आज जो गुटबाजी है वो अभी लोगों के समझ में आ रही है। इसलिए आप देख सकते हो कि आज के आंदोलन में हो या फिर एनआरसी सीए का आंदोलन हो, तो हम सभी एक ही स्टेज पर, एक ही मंच पर आकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पॉलिटिक्स समझ में आ चुका है कि यहाँ के इस्टेब्लिश्ड जो कि 3.5% में आते हैं, वो खुद को कायम बनाए रखने के लिए हमें डिवाइड एंड रूल्स करते थे। अब हम इनके चक्कर में नहीं आने वाले। आप बहुजन आघाड़ी पार्टी से हैं, लेकिन बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन बहुजनों की सत्ता, बहुजनों की ताकत, बहुजनों की पार्टी कैसे आ पाएगी सत्ता में, वो बताएं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय बाला साहब कहते हैं 1986 से जो महाराष्ट्र में प्रयोग चल रहा है, ये बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है। और सोशल इंजीनियरिंग को सक्सेस करने के लिए समाज के उस तबके की ओर जाना पड़ेगा जो तबका यहाँ पर ना तो सोशली काउंट है, पॉलिटिकली काउंट होने की तो बात ही नहीं है। फिर जो काउंट नहीं किया गया उनको काउंट करो, आगे लाओ, उनको अपने हक के लिए उनके अंदर एक जज्बा जगाओ और इस जज्बे को लेकर आप भूमिका को लेकर चलो, तो लोगों में एक अंदरूनी जो बोलते हैं ना जागरूकता, यानी इनर सेंस जो होता है, वो इनर सेंस उनमें पैदा होगा और उस तरीके से वो खुद होकर बात करेंगे। इससे ही बहुजनों की भूमिका आगे बढ़ेगी और हम सभी एक जगह आकर फिर लड़ सकेंगे और यहाँ पर बहुजनों की सत्ता स्थापित हो सकेगी। जैसे बताया कि अगर 6000 जातियां हमारे देश के अंदर हैं, बहुजनों समाज की, अगर ये 6000 जातियां आपस में शादी करें, आपस में इंटरकास्ट शादियां करें, आपस में मेलजोल बढ़ाएं, तो कहीं जल्दी, बहुत जल्दी बहुजन समाज की सरकार आ पाएगी। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल से बात करी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो